सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एश्योर पढ़ाई। आज हम बीसीए के फर्स्ट सेम के सब्जेक्ट पीपीए यानी कि प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल एल्गोरिदम के फर्स्ट यूनिट के कुछ टॉपिक पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक और शेयर करें। चलते हैं हमारे आज के टॉपिक पे। आज हम फर्स्ट यूनिट के इंट्रोडक्शन ऑफ सी के टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन टू सी। इसमें हमारे 3 टॉपिक आते हैं। कौन कौन से? हिस्ट्री ऑफ सी, स्ट्रक्चर ऑफ सी और हमारे फंक्शंस। ये तीनों ही हमारे मेजर और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे अगर हम एग्ज़ाम्स को लेके चलें और हमारे कोई सी भी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम भी है तो सब में इंपॉर्टेंट है। तो आज हम बस हिस्ट्री ऑफ सी को देखेंगे इस वीडियो में। उसके बाद मैं अलग अलग टॉप वीडियोस बनाऊंगा, इन सब के लिए भी एक्सप्लेन कर पाएंगे ताकि हम इजीली हर एक टॉपिक को। ठीक है, तो हम सी की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज was developed in 1972 by Dennis Ritchie at AT&T Bell Laboratories located in the USA। तो सी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो किसने डेवलप करी थी? डेनिस रिची जो थे उन्होंने डेवलप की थी। कौन से ईयर में? 1972 में। ठीक है, ये मेन है, याद रखना किसने और कब की थी। ठीक है, डेनिस रिची ने की थी और कब, कौन सी ईयर में की थी? 1972 में। और कहाँ पर की थी? AT&T बेल लेबोरेटरीज। ज़्यादातर AT&T लेबोरेटरीज की हमारी फुल फॉर्म नहीं पूछते, लेकिन फिर भी अगर पता होनी चाहिए तो अमेरिकन, ये होनी चाहिए अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ। ठीक है, बेल लेबोरेटरी। और ये कहाँ पे है? यूएसए में लोकेटेड है। ठीक है, इट वॉज डेवलप्ड टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ प्रीवियस लैंग्वेजेस सच एस बी एंड BCPL। सिंपली हम किसी भी लैंग्वेज को क्यों डेवलप करते हैं? जो पुरानी लैंग्वेजेस हैं, हमें जो हमारी पुरानी लैंग्वेज थी जैसे कि बी और BCPL, ये जो हमारी लैंग्वेज थी पुरानी, इनमें कुछ प्रॉब्लम्स होंगी। इनको जो प्रॉब्लम्स है उनको ओवरकम करने के लिए हमने क्या लैंग्वेज बनाई? हमारी ये जो है सी लैंग्वेज बनाई गई थी। ठीक है, जो बेसिकली बात करें हम, जो सी लैंग्वेज थी स्टार्टिंग में आई थी किसके लिए? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आई थी, लेकिन फिर इसे डेवलप करते करते हमने बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी बनाया। लेकिन जो इनिशियली आई थी वो बस हमारी ऑन यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आई थी। ठीक है, तो हमारी हिस्ट्री बस यहाँ तक ही होती है। तो ये याद रखना कि कौन से ईयर में और किसने और कहाँ पे की थी, ये मेन आता है एग्जाम में कि हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज में सी, जो हमारी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी वो किसने बनाई थी, कौन सी ईयर में और कहाँ बनाई थी। तो याद रहेगा ना, डेनिस रिची ने बनाई थी, फाउंड की थी मतलब, और ये 1972 में। और कहाँ पे? AT&T बेल लेबोरेटरीज पे। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है फीचर ऑफ सी लैंग्वेज। तो हमारे सी लैंग्वेज के बेसिकली जो फीचर है वो ये है, मैंने अपना एक डायग्राम बना रखा है। अगर आप एग्जाम में ऐसा डायग्राम बनाएं तो ये ज़्यादा इफेक्टिव रहता है एक टीचर के वे में अगर हम देखें तो। ठीक है, तो सबसे पहले इसका फीचर है सिंपल है। ठीक है, दूसरा ये पोर्टेबल है, मशीन इंडिपेंडेंट कह सकते हैं इसे हम। ठीक है, पोर्टेबल के साथ साथ। तीसरा क्या है? मिडिल लेवल लैंग्वेज है, मिडिल लेवल लैंग्वेज है। तीसरा क्या है? चौथा क्या है? स्ट्रक्चर्ड है। अगला क्या है? रिच लाइब्रेरीज, इसमें बहुत सारी लाइब्रेरीज है। एक्सटेंसिबल है, मतलब ईजिली एक्सटेंड कर सकते हैं इसमें हम, बहुत सारे फीचर ऐड कर सकते हैं। अगला क्या है? रिकर्जन। उसके बाद है पॉइंटर्स का यूज़ कर सकते हैं इसमें हम। फास्टर है। और लास्ट क्या है इसका? हमारा मेमोरी जो मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा इजी है इसमें। तो हम एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करके देख लेते। तो पहला पॉइंट है हमारा सिंपल। तो हमने क्या रखा है, जो सिंपल है हमारी, कैसे ऐसी लैंग्वेज जो हमारी सिंपल है, हम किसी भी चीज़ को सिंपल कैसे बना सकते हैं? कोई भी हमें प्रॉब्लम दी हुई है उसे हम सिंपल कैसे करेंगे? उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के, उसे छोटे छोटे पार्ट्स में अगर हम डिवाइड कर दें तो उसे एक पार्ट को पहले सॉल्व कर लेंगे, दूसरे को ऐसे, दूसरे को उसके बाद, तीसरे को उसके बाद, फिर उसे एंड में ज्वाइन कर देंगे तो ईजिली हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो इसी तरह हम प्रोग्रामिंग में भी करते हैं। हम क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग को, किसी भी प्रोग्राम को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिससे कि जो हमारा प्रोग्राम है वो ईजी हो जाता है अंडरस्टैंडिंग के लिए भी और वो बनाने के लिए भी। ठीक है, तो हम सी लैंग्वेज को सिंपल क्यों कहते हैं? सी इज़ अ सिंपल लैंग्वेज इन द सेंस दैट इट प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। स्ट्रक्चर्ड अप्रोच की बात समझें आप। स्ट्रक्चर्ड अप्रोच क्या होती है? टू ब्रेक द प्रॉब्लम्स इनटू पार्ट्स। स्ट्रक्चर्ड अप्रोच को फॉलो करता है, कहने का मतलब इसमें क्या होते हैं, जो प्रोग्राम है उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट फीचर आता है क्या? पोर्टेबल। अब हमारा पोर्टेबल से हम मेनली क्या समझते हैं कि किसी भी चीज़ को इजीली इधर से उधर ले जाना। ठीक है, तो ऐसे तो है नहीं हम सी लैंग्वेज को क्या कोड को इधर से उधर उठा के ले जाएंगे, नहीं। इसका हम पोर्टेबल को हम साथ में क्या भी कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, या फिर मशीन इंडिपेंडेंट भी कह सकते हैं पोर्टेबल को। मशीन इंडिपेंडेंट से आप क्या समझ रहे हो? मशीन इंडिपेंडेंट से ये क्या है कि हम अलग अलग डिवाइसेस पे इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारी असेंबली लैंग्वेज होती है, उसमें क्या होता है, हर एक डिवाइस की अलग अलग लैंग्वेज, मतलब एक हर एक डिवाइस पर अलग प्रोग्राम रन होता है। ये नहीं है कि मैं एक प्रोग्राम को इस डिवाइस पर रन कर रहा हूँ असेंबली लैंग्वेज पर, तो दूसरे प्रोग्राम को भी
उसी प्रोग्राम को मैं दूसरे डिवाइस पे इजीली रन कर पाऊँ, नहीं ऐसा नहीं होता। लेकिन जो हमारी सी लैंग्वेज है वो क्या है, एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है। इस वजह से हम क्या है, इसे किसी भी डिवाइस पे यूज़ कर सकते हैं बहुत छोटे या माइनर चेंज करके, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम माइनर चेंज ना भी करें तो भी चल जाती है, लेकिन हमारा क्या होता है मेनली कुछ कुछ जैसे हमारे क्या होते हैं सॉफ्टवेयर्स होते हैं कुछ, जैसे हम टर्बो सी यूज़ करते हैं और क्या यूज़ करते हैं विजुअल स्टूडियो यूज़ करते हैं। तो कुछ टर्बो सी में हम जब प्रोग्राम लिखते हैं तो उसका विजुअल पे यूज़ करने पर सिंटैक्स एरर दिखा देता है, उससे मतलब नहीं है, वो थोड़े बहुत माइनर चेंजेस होते हैं, लेकिन बेसिकली क्या है पोर्टेबल है। हम इसके कोड को एक बार लिखेंगे और दूसरे डिवाइसेस पे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसमें कहा गया अनलाइक असेंबली लैंग्वेज सी प्रोग्राम्स कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन डिफरेंट मशीन विद द सम मशीन स्पेसिफिक चेंजेस। नॉर्मल से कुछ चेंजेस करके उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। देयरफॉर सी इज अ मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। मशीन इंडिपेंडेंट है कहने का मतलब किसी भी मशीन पर डिपेंड नहीं है कि स्पेशली इसी मशीन पर चलेगी, ठीक है। इसलिए हम इसे पोर्टेबल और मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज कहते हैं। हमारा तीसरा फ्रेंड्स, चलते हैं अपने तीसरे फीचर की तरफ जो कि है मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो सी है हमारी वो एक मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बेसिकली हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो 3 टाइप की होती है, लो लेवल, मिडिल लेवल और हाई लेवल। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मशीन कोड आता है, बाइनरी लैंग्वेज, जो कि किस में होता है 0 और 1 में होता है, ठीक है। 0 और 1 में जो हमारा कोड लिखा जाता है उसे हम बाइनरी कहते हैं, मशीन कोड कहते हैं। मिडिल लेवल लैंग्वेज में हमारी जाती है सी, और हमारी हाई लेवल लैंग्वेज में आ जाती है कौन सी, जावा, पाइथन वगैरह जो होती हैं वो सारी हमारी किस में आ जाती हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस में। अब मैं बात करता हूँ कि सी को हम मिड लेवल लैंग्वेज क्यों कहते हैं, ठीक है। जो हमारी सी थी जब स्टार्टिंग में बनाई गई थी तो वो क्या थी, वो लो लेवल प्रोग्रामिंग के लिए बनाई गई थी, ठीक है, ताकि हम इससे लो लेवल प्रोग्रामिंग करें और बेसिकली क्या करें, सिस्टम एप्लीकेशन को डेवलप करें। जितने भी हमारे सिस्टम एप्लीकेशंस हैं उन्हें डेवलप करने के लिए हमारी क्या यूज़ करी गई थी, बनाई गई थी सी, ठीक है। लेकिन जो हमारी सी लैंग्वेज है वो हाई लेवल लैंग्वेजेस जो हैं जैसे कि जावा, पाइथन, इनके भी कुछ फीचर्स को क्या करती है, अडॉप्ट करती है। इसके पास कुछ फीचर्स हैं ऐसे, ये उनको सपोर्ट करती है, ठीक है, सी लेवल लैंग्वेज। इसलिए इसे मिड लेवल लैंग्वेज कहते हैं, क्योंकि इस पर लो लेवल के तो है ही है फीचर, साथ में इस पर हाई लेवल के भी कुछ फीचर्स हैं, जिस वजह से इसे हम क्या कहते हैं, मिड लेवल लैंग्वेज कहते हैं। तो आगे ये पॉइंट समझ में एक बार पढ़ के देख लेते हैं। ऑल्दो सी इज इंटेंटेड टू बी लो लेवल प्रोग्रामिंग, इसे किस लिए बनाया गया था, लो लेवल प्रोग्रामिंग के लिए। इट इज़ यूज टू डेवलप सिस्टम एप्लीकेशन, मेन याद रखना, सिस्टम एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए हमारी सी लैंग्वेज बनाई गई थी। इट ऑल्सो सपोर्ट्स द फीचर ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, ये हाई लेवल लैंग्वेज के भी फीचर्स को सपोर्ट करती है। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज मिडिल लेवल लैंग्वेज, इसलिए ही हम इसे क्या कहते हैं, मिड लेवल लैंग्वेज कहते हैं। तो ये हमारा तीसरा फीचर हो चुका है। चलते हैं हमारे चौथे फीचर की तरफ जो कि है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब मैंने पहले ही फीचर में बात करी थी जब हमने सिंपल पढ़ाया था कि उसमें जो था वो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच को फॉलो करता है। क्या सी लैंग्वेज जो हमारी वो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच को फॉलो करती है। कहने का मतलब जो हमारी प्रॉब्लम है, जो भी हमारा प्रोग्राम होगा उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके फिर उसे हम सॉल्व करेंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। तो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सेम है, एक बार पढ़ के देख लेते हैं। सी इज स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द सेंस दैट वी कैन ब्रेक द प्रोग्राम इनटू पार्ट्स, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम कि जो प्रोग्रामिंग जो हमारे प्रोग्राम्स हैं उन्हें किस में पार्ट कर, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, किसकी मदद से, फंक्शंस की मदद से, ठीक है। सो इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड मॉडिफाई। अब जब मैं किसी भी चीज़ को छोटे छोटे पार्ट्स में, कुछ किसी भी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दूंगा तो वो ईजिली मेरे समझ में भी आ जाएगी कि प्रॉब्लम है क्या, और उसे हम आसानी से क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। कहने का मतलब उसमें हम आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं उस चीज़ को, ठीक है। फंक्शंस ऑल्सो प्रोवाइड द कोड रीयूजेबिलिटी। फंक्शन का टॉपिक इसमें अभी नहीं आता है, ये फीचर्स अभी मैं फंक्शन तुम्हें अच्छे से पढ़ाऊंगा। बस यहाँ पे ये समझ लो कि जो हमारी फंक्शन है ये बताया गया है कि कोड रीयूजेबिलिटी। कोड रीयूजेबिलिटी कहने का मतलब, रीयूजेबिलिटी से क्या समझते हैं, बार बार किसी चीज़ को यूज़ करना। तो फंक्शंस जो है हमारे किस चीज़ में हेल्प करते हैं, कोड रीयूजेबिलिटी में। कहने का मतलब मैं किसी कोड को बार बार रन ना करूँ, बार बार लिखूँ। अगर मैं रन करना चाहूँ किसी कोड को बार बार, तो उसे बार बार थोड़ी लिखूंगा, मैं उसे एक कोड को एक फंक्शन के अंदर लिख दूंगा और उस फंक्शन को बार बार कॉल कराता रहूँगा। अगर मैं उस क्वेश्चन मतलब उस कोड को बार बार लिखता रहूँ तो ये कोई अच्छा यूज़ थोड़ी हुआ कोड का, ठीक है। तो इस वजह से हम फंक्शंस का यूज़ करते हैं ताकि हमारी क्या हो, कोड रीयूजेबिलिटी हो। कहने का मतलब किसी भी कोड को हमें दोबारा ना लिखना पड़े, उस कोड को मैं एक फंक्शन के अंदर लिखूंगा और उस फंक्शन को मैं जितनी बार भी मेरे को वो लाइन प्रिंट करानी है, वो कोड प्रिंट कराना है, रन कराना है, उतनी बार मैं उस फंक्शन को कॉल करा लूँगा फिर,
ठीक है। तो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ में आ गया, प्रॉब्लम को प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना, ठीक है। रिच लाइब्रेरी में कुछ नहीं है, कहने का मतलब ये है कि सी में जो है बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, ठीक है। सी प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ इनबिल्ट फंक्शंस, मतलब बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शन होते हैं दैट मेक टू डेवलपमेंट फास्ट, जिसकी वजह से जो डेवलपमेंट है, जो भी मैंने बताया था सिस्टम एप्लीकेशन के डेवलपमेंट के लिए यूज़ करी जाती है सी, तो उसमें बहुत ईजी हो जाता है, फास्ट हो जाता है। और इसमें बताया गया है, जैसे मैंने बताया, इसमें कुछ लाइब्रेरीज मैंने लिख दी हैं, इसमें STDIO हो गई, जैसे कि कोनियो हो गई, मैथ हो गई, ठीक है। हर एक लाइब्रेरी के अंदर अलग अलग फंक्शन होते हैं, ठीक है। STDIO के अंदर जैसे कि हो गए हमारे printf scanf, ऐसे ही हर एक लाइब्रेरी के अंदर हमारे अलग अलग फंक्शंस होते हैं, ठीक है। और सी में हमारी बहुत लाइब्रेरीज हैं, इसलिए इसे हम रिच लाइब्रेरी कहते हैं। तो ये भी हमारा एक फीचर है, ठीक है। अब फंक्शन की मदद से मेरा काम इजी हो जाएगा ना, तो और फास्ट भी हो जाएगा, तो इसलिए ये एक फीचर में आता है हमारा। अब मेमोरी मैनेजमेंट है हमारा नेक्स्ट फीचर। मेमोरी मैनेजमेंट क्या, हमारे सी की मदद से, जो हमारी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसमें मेमोरी का मैनेजमेंट ना, हमारा मेमोरी को हम कैसे मैनेज करें, ठीक है, वो बहुत ईजी हो जाता है। अब एक बार देख लेते हैं इसमें लिखा क्या है। इट सपोर्ट्स द फीचर ऑफ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। अब इसने कहा है कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के फीचर को ये सपोर्ट करता है। अब मैं बात करता हूँ मेमोरी एलोकेशन की, तो मेमोरी एलोकेशन हमारी दो टाइप की होती है, एक होती है रन टाइम और एक होती है कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। रन टाइम मेमोरी एलोकेशन होती है, और कौन सी होती है दूसरी, कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन। कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन को हम क्या कहते हैं, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। अब मैं पहले बता देता हूँ कि ये क्या होती है रन टाइम और कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन। जैसे मैंने किसी भी वेरिएबल को क्या किया, एक वैल्यू असाइन की, ठीक है। जैसे मैंने मान लो यहाँ पे असाइन कर दी, मैंने लिख दिया int a इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब मैंने इस int a इज इक्वल टू 10 लिख दिया, कहने का मतलब मैंने क्या किया, इस a को मैंने इंटीजर डिक्लेयर किया है, जिसकी वैल्यू क्या है 10। अब इसको int में कितनी होती है बाइट, 4 बाइट, ठीक है। इसको 4 बाइट का क्या मिल जाएगा, इसको अलग मेमोरी एलोकेशन मिल जाएंगी। तो ये मैंने क्या किया, इसे क्या कर दिया, रन टाइम में ही, जिस टाइम मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ उस टाइम पे ही इसे मेमोरी एलोकेट कर दी कि इसे इतनी ही मेमोरी मिलेगी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन में क्या होता है, मैं क्या करता हूँ, ऐसा फिक्स नहीं है कि मेरे को कितनी मेमोरी चाहिए। अब मुझे नहीं पता भैया क्या नाम है, जो मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ चीज़, उसको कितनी मेमोरी चाहिए, ठीक है, वो कितनी मेमोरी लेगा। तो मैं उसे क्या करूँगा, उसे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन दे दूंगा। कहने का मतलब रन टाइम में उसे जितनी भी मेमोरी की जरूरत पड़ेगी उस टाइम पर उसे उतनी मेमोरी दे दी जाएगी, जिसके लिए हम एरे का यूज़ करते हैं, ठीक है। एरे वगैरह का यूज़ करते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में, ठीक है। और जो हमारी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन दिया जाता है, वो कुछ हमारे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि कैलॉक हो गया, मैलॉक हो गया, वो आगे बताऊंगा मैं कैलॉक मैलॉक के बारे में भी, ठीक है। वो हमारे डाटा स्ट्रक्चर में भी आ जाता है, ठीक है। तो इन सी लैंग्वेज व्हेन वी कैन फ्री द एलोकेटेड मेमोरी एट द एनी टाइम, ठीक है। इसमें कहा गया मैं किसी भी टाइम पर जो हमने मेमोरी एलोकेट करी गई है उसे हम फ्री कर सकते हैं। अब एक बात ये है, मैंने किसी भी वेरिएबल को मेमोरी दे दी, ठीक है, किसी भी इंटीजर को किसी भी वेरिएबल को मेमोरी दे दी। अब ये तो है नहीं कि मैं उसे परमानेंट मेमोरी एलोकेट ही रखूंगा। अब मैंने एक बार मेमोरी दे दी तो मुझे वो मेमोरी वापस भी तो चाहिए, ताकि मैं आगे के भी और भी प्रोग्राम रन कर पाऊँ। तो इसीलिए जिस टाइम पर हमारा उस प्रोग्राम का काम पूरा हो जाता है, उस फंक्शन का जिसके अंदर मैंने मेमोरी एलोकेट करी गई है, जिस भी वेरिएबल को मैंने मेमोरी एलोकेट करी गई है, उसको अगर उसका काम अगर खत्म हो जाता है तो मैं क्या करता हूँ, उससे मेमोरी अपनी फ्री करवा लेता हूँ, उससे मेमोरी अपनी वापस ले लूँगा। और ये होगा किस फंक्शन की मदद से, फ्री फंक्शन की मदद से। फ्री फंक्शन की मदद से क्या होगा, जो भी उसे मेमोरी एलोकेट कर दी गई है वो क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। अब देख लीजिए सी प्रोग्रामिंग में कितना आसान हो गया मेमोरी मैनेजमेंट। जो मेमोरी एलोकेट करी वो डायनेमिकली भी हो सकती है, ठीक है, रन टाइम में इजीली हम मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं, और जो हमने मेमोरी एलोकेट की है उसे हम इजीली फ्री भी कर सकते हैं, ठीक है। किस फंक्शन के थ्रू, फ्री फंक्शन के थ्रू। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट फीचर आता है हमारा स्पीड या फिर हम कह सकते हैं फास्टर। जो हमारी सी लैंग्वेज है वो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मुकाबले, बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंपैरिजन में क्या है, थोड़ी स्पीडी है, थोड़ी फास्टर है, ठीक है। अब मैं कैसे कह सकता हूँ कि वो फास्टर है, उसमें एग्जीक्यूशन टाइम कम है। एग्जीक्यूशन टाइम जितने टाइम में वो एग्जीक्यूट हो रही है, जितने टाइम में मेरे को उसका आउटपुट मिल जा रहा है रन करने के बाद, ठीक है, वो कम कैसे है सी लैंग्वेज में हमारी। देखो अब जैसे जैसे किसी भी चीज़ में डेवलपमेंट होगी, जैसे मान लो मैं सी लैंग्वेज की बात कर लूँ, हमारी सी लैंग्वेज में से डेवलपमेंट होके अगर हम आगे नई लैंग्वेज बनती गई हैं, C++, पाइथन, जावा, इन सब में क्या हुआ है, डेवलपमेंट होने का फ़ायदा क्या है, इनमें फीचर्स ऐड हुए जो सी में नहीं थे, उन फीचर को ऐड किया गया बाकी लैंग्वेजेस में। तो क्या हुआ, अब जितने उसमें फीचर ऐड होंगे उतना उस पर लोड भी बढ़ेगा। जितने मैं नई चीज़ में फ़ीचर ऐड करता जाऊंगा उतनी उस लैंग्वेज पर लोड भी तो बढ़ेगा, और जितने उसमें फ़ीचर यूज़ करे जाएंगे उतना उसका एग्जीक्यूशन टाइम बढ़ते चले जाएगा। जिस वजह से जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है, सी, जो हमारी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो क्या है, सबसे ज़्यादा फास्टर है बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मुकाबले, ठीक है।
और इसमें बहुत ही कम क्या है, इनबिल्ट फंक्शन जो है वो थोड़े कम है बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मुकाबले। ठीक है, बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया है उनमें क्या है, इनबिल्ट फंक्शंस पहले से ही बना दिए गए हैं ज़्यादा से ज़्यादा, जितने ज़्यादा हम यूज़ कर सकें ताकि हमारा जो है काम जो है वो ईजी पड़ जाए। ठीक है, इस वजह से, और इसमें थोड़े कम है इनबिल्ट फंक्शन, जिस वजह से क्या हो गया, इसकी स्पीड थोड़ी एग्जीक्यूशन टाइम में ज़्यादा है। The compilation and execution time of the C language is faster since there are lesser inbuilt function। सिंपल बता दिया गया इसमें, जो कंपाइलेशन टाइम है, जिस टाइम पर मेरा प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है कि एरर है नहीं है, और दूसरा क्या एग्जीक्यूशन टाइम जो है, जो मतलब रन हो रहा है प्रोग्राम, वो सी लैंग्वेज में सबसे कम है बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मुकाबले। ठीक है, सिंपल फीचर है। नेक्स्ट फीचर की हम बात करते हैं, क्या है, पॉइंटर। हमारा पॉइंटर क्या कहता है, अब मेनली पॉइंटर होते क्या हैं, अब ये देख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पॉइंटर, बहुत आगे तक चलेगा प्रोग्रामिंग में, मेन यही है पॉइंटर। ठीक है, सब जगह यही यूज़ होगा, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चले जाओ आप, ठीक है, पॉइंटर का यूज़ होना जरूर ही है। ठीक है, अब जावा की बात करते हैं, जावा को छोड़ के। ठीक है, जावा में यूज़ नहीं होता, उसका अलग रीज़न है, लेकिन C++, सी और पाइथन वगैरह में पॉइंटर वगैरह का यूज़ होता है। ठीक है, अब लेकिन हम पॉइंटर का यूज़ करते हैं, पॉइंटर होते क्या है, पॉइंटर नाम से समझ में आ रहा है, जो किस चीज़ को पॉइंट करे, किस चीज़ को पॉइंट करेंगे, किसी भी वेरिएबल का एड्रेस को जो पॉइंट करे उसे हम क्या कह देते हैं, पॉइंटर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब कोई चीज़ किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को क्या कर दे, पॉइंट कर दे, उसे हम क्या कह देते हैं, पॉइंटर कहते हैं। चलो इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। सी प्रोवाइड्स अ फीचर ऑफ पॉइंटर्स। ठीक है, सी जो हमें किस चीज़ के फीचर को प्रोवाइड करता है, पॉइंटर्स के फीचर्स को। वी कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द मेमोरी बाय यूजिंग द पॉइंटर। इसमें क्या बताया गया है, हम मेमोरी से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं पॉइंटर की मदद से। हम किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को ईजिली हम क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी भी एड्रेस को हम पता लगा सकते हैं कि वो वेरिएबल जो है वो कहाँ स्टोर हुआ है, किस एड्रेस पे स्टोर हुआ है, उसकी मेमोरी लोकेशन क्या है। ठीक है, वी कैन यूज़ पॉइंटर फॉर मेमोरी स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस, एरेज एक्सेट्रा। हम पॉइंटर किस लिए यूज़ कर सकते हैं, एरेज के लिए, फंक्शन के लिए, स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, अब जो हमारा पॉइंटर है वो क्रिएट किया जाता है किस ऑपरेटर के थ्रू, एस्ट्रिक्ट ऑपरेटर। इस ऑपरेटर को हम क्या कहते हैं, एस्ट्रिक्ट ऑपरेटर। ठीक है, याद रखना, इस पॉइंटर का यूज़ करके ही हम इस ऑपरेटर का यूज़ करके ही हम क्या करते हैं, पॉइंटर को क्रिएट करते हैं। अब एक मैंने सिंपल सा एग्जांपल ले रखा है। ठीक है, वॉइड मीनिंग फंक्शन है, हमारा मेन फंक्शन है। इसके अंदर मैंने क्या किया, एक इंट वेरिएबल ले लिया 10। वेरिएबल किस नाम से लिया है, वेर, किसी भी नाम से लिख सकता हूँ मैं एक वेरिएबल। ठीक है, मैंने ले लिया एक इंटीजर टाइप का क्या वेरिएबल, जिसकी वैल्यू क्या है 10। अब मैं डायरेक्टली यहाँ पर आपको मेमोरी में शो करता हूँ क्या, कि जो हमारी वेरिएबल का नाम क्या है, वेर, उसकी वैल्यू क्या है 10, जो मैंने स्टोर करी, लेकिन वो स्टोर कहाँ हुई है, 120 मेमोरी एलोकेशन पे, मेमोरी लोकेशन पे। ठीक है, ये मैंने एक वैसे ही रफ फिगर ले लिया कि 120 है, वो मर्जी है कंप्यूटर की, जितना जहाँ उसे सीपीयू को हमें मतलब वो मिल जाएगी, फ्री स्पेस मिल जाएगा, वहाँ उसे स्टोर कर देगा हमारी मेमोरी में। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, इंटीजर टाइप का एक जो है हमारा वेरिएबल मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, अब मैं इंटीजर टाइप का ही वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, तो मेरे को इंटीजर टाइप का ही पॉइंटर बनाना पड़ेगा अगर मेरे को इसका एड्रेस पता लगाना है तो। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे इंटीजर टाइप का तो वेरिएबल बना लिया, और मैं फ्लोट टाइप का क्या कर दूँ, पॉइंटर डिक्लेयर कर दूँ, तो वो तो काम करेगा नहीं ना, क्योंकि वो तो फ्लोट की ही मेमोरी एड्रेस ला के देगा मेरे को। अब यहाँ पर फ्लोट है नहीं, तो मैं क्या करूँगा, इंटीजर टाइप का ही एक क्या बनाऊँगा, पॉइंटर बनाऊँगा। और देखिए यहाँ पॉइंटर क्रिएट करने के लिए मैंने ऑपरेटर का यूज़ किया है, एस्ट्रिक्ट ऑपरेटर। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस पॉइंटर को मैंने क्या दे दी, वेरिएबल का एड्रेस प्रोवाइड कर दिया। ये जो ऑपरेटर है वो किस लिए यूज़ होता है, एड्रेस को शो करने के लिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस वेरिएबल का जो मेरा एड्रेस था वो मैंने किसे प्रोवाइड कर दिया, पीटीआर को प्रोवाइड कर दिया। अब पीटीआर को भी एक अलग मेमोरी मिली होगी, मान लीजिए मैंने कह दिया यहाँ पे पीटीआर को हमारी 120 मेमोरी एलोकेशन, 121 मेमोरी एलोकेशन मिला है, जरूरी नहीं है सेम मिले, 121 ही, कोई सी भी मेमोरी एलोकेशन मिल सकता है जहाँ उसको फ्री मिलेगा। ठीक है, मेमोरी उसको वहाँ प्रोवाइड कर दी जाएगी प्रोग्राम द्वारा। ठीक है, कंपाइलर द्वारा। अब क्या करेंगे हम, मैंने ये पॉइंटर डिक्लेयर करा था ना इंटीजर टाइप का, क्योंकि हमारा वेरिएबल भी इंटीजर टाइप का था, तो मैंने क्या किया, सर इसकी वैल्यू क्यों, मैंने यहाँ जो वेरिएबल दिया था उसकी वैल्यू क्या दी थी, 10 दी थी। यहाँ जो मैंने पॉइंटर डिक्लेयर किया है, क्रिएट किया है, उसकी वैल्यू क्या है, जो पहले वाला वेरिएबल है उसका क्या है, एड्रेस, पहले वाले का वेरिएबल का एड्रेस क्या है, 120, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 120 हो जाएगी। अगर मैं अब पीटीआर को प्रिंट करता हूं तो मेरी इसके वैल्यू क्या देना चाहिए, इसे आउटपुट क्या देगा मुझे, 120 देगा, क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर किया गया है। ये असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू हम क्या कहते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर।
ठीक है। तो मैंने इस वेरिएबल का जो एड्रेस है वो पीटीआर पॉइंटर को मैंने क्या कर दिया, असाइन कर दिया है। तो अब पीटीआर के अंदर किसकी वैल्यू होगी, इसके पहले वाले वेरिएबल के एड्रेस की। तो ठीक है, पॉइंटर का कंसेप्ट इतना समझ में आ रहा है, मेन कंसेप्ट है। बाकी आगे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉइंटर्स, बात करेंगे कौन कौन से टाइप के पॉइंटर होते हैं, ठीक है। आगे जो इसका आगे बहुत ज़्यादा यूज़ है, ठीक है। अभी इस फीचर के लिए हम इतना ही समझेंगे कि पॉइंटर होता क्या है। मेमोरी एड्रेस को किसी भी वेरिएबल के इजीली हम पॉइंट कर सकते हैं, मेमोरी एड्रेस पता लगा सकते हैं कि कहाँ पर वो स्टोर है, ठीक है। तो अब अगर मेरे को इसका भी एड्रेस प्रिंट कराना हो ना कि मेरे पीटीआर कहाँ पे स्टोर है 121, तो मैं इसका भी एड्रेस प्रिंट करा सकता हूँ एक और पॉइंटर के थ्रू, ठीक है। तो ऐसे ही ईजी है एड्रेस को, मतलब मेमोरी को डायरेक्ट इंटरेक्ट करना पॉइंटर्स के थ्रू। ये फीचर यही एंड होता है पॉइंटर का। अब नेक्स्ट फीचर पर चलते हैं हम, रिकर्जन पे। तो हमारा फीचर आता है रिकर्जन। रिकर्जन से हम क्या समझते हैं, रिकर्जन वर्ड से समझ में आ रहा है जो बार बार रीअकर हो रहा हो, ठीक है। जो बार बार अकर हो रहा हो उसे हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, रिकर्जन कहते हैं, ठीक है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रिकर्जन क्या होता है, जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें हम रिकर्जन को क्या कहते हैं, जब एक फंक्शन खुद को ही बार बार कॉल करने लगे, जब एक फंक्शन खुद को ही बार बार कॉल करने लगे। ध्यान रखना, जब वो फंक्शन खुद को ही कॉल कर रहा है, किसी और फंक्शन को नहीं, जब एक फंक्शन खुद को ही बार बार कॉल करने लगे, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिकर्जन, ठीक है। इन सी वी कैन कॉल द फंक्शन विद इन अ फंक्शन। हम एक फंक्शन के अंदर ही उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, रिकर्जन कहते हैं, ठीक है। इट प्रोवाइड्स द कोड रीयूजेबिलिटी फॉर एवरी फंक्शन, ठीक है। अब कोड रीयूजेबिलिटी कैसे आसान होगी, जो मेरे पहले वाला फंक्शन है उसे मैं उसी फंक्शन के अंदर यूज़ कर रहा हूँ, उस कोड को मेरे को दोबारा नहीं लिखना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, कोड रीयूजेबिलिटी। हमारे वो कोड जो है बार बार नहीं लिखना पड़ा, जो मेरा कोड पहले से ही लिखा गया है उसे ही हमने रीयूज़ कर लिया है, ठीक है। इसलिए हमारा कोड रीयूजेबिलिटी को भी प्रोवाइड करता है, ठीक है, फीचर होती है इसकी कोड रीयूजेबिलिटी। आगे रिकर्जन एनेबल्स अस टू यूज़ द अप्रोच ऑफ बैक ट्रैकिंग। अब जो हमारी रिकर्जन है वो किस चीज़ में हेल्प करता है, हमें बैक ट्रैकिंग में भी। बैक ट्रैकिंग क्या, बैक ट्रैकिंग मतलब जो पहले का भी हम ट्रैक रख के चले, मतलब पहले का भी रिकॉर्ड हम पर कि पहले जो फंक्शन है उसमें हुआ क्या है, ठीक है। तो पहले का भी हम पर सारा रिकॉर्ड रहेगा, जो पहला वाला फंक्शन है उसे भी यूज़ कर रहे हैं ना हम उसी फंक्शन के अंदर, ठीक है। सेम फंक्शन बार बार अपने आप को कॉल कर रहा है, तो हमारे बैक ट्रैकिंग भी हो रही है, ठीक है। तो रिकर्जन के मतलब से हम क्या कर सकते हैं, बैक ट्रैकिंग कर सकते हैं, कोड रीयूजेबिलिटी कर सकते हैं, मतलब जो हमारा पहले से कोड लिखा गया उसे ही बार बार यूज़ कर सकते हैं, दोबारा कोड लिखने की जरूरत नहीं है। और एक फंक्शन जब खुद को बार बार कॉल करने लग जाए, अपने ही फंक्शन को बार बार कॉल करने लग जाए, उसे हम कहते हैं रिकर्जन। अब मेन याद रखना है, रिकर्जन का हम ज़्यादातर यूज़ किसके लिए करते हैं, फैक्टोरियल वगैरह के लिए करते हैं। अब अगर हम सिंपल प्रोग्राम बना के चलें तो फैक्टोरियल में हम रिकर्जन का यूज़ कर सकते हैं। अगर फैक्टोरियल की बात करें तो हम, जैसे हो गया हमारा, हमें 3 का फैक्टोरियल निकालना है। अगर मैं 3 के फैक्टोरियल की बात करूँ, 3 का फैक्टोरियल क्या होगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 6 होगा। अब ये बार बार ही अपने आप को, मैं ऐसा फंक्शन बनाऊंगा जिससे क्या हो, ये अपने आप को बार बार कॉल करते हैं। मैं -1 कर करके क्या करूंगा, 3 - 1 2 हो गया ना, 2 - 1 1 हो गया। तो मैं क्या करूंगा, ऐसा एक फंक्शन है, ऐसी एक लॉजिक लगाऊंगा ताकि एक फंक्शन को मैं बार बार कॉल करके क्या, ये फैक्टोरियल का प्रोग्राम ईजिली निकाल पाऊँ इसका आउटपुट, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम रिकर्जन का यूज़ करेंगे फैक्टोरियल के लिए, भी बताऊंगा आपको, एक प्रोग्राम बना के दिखाया जाएगा कि किस तरह यूज़ करा जाता है रिकर्जन हमारे फैक्टोरियल के लिए। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट और लास्ट फीचर आता है एक्सटेंसिबल। इस फीचर में कुछ नहीं है, इस फीचर में बस इतना बताया गया है। एक्सटेंसिबल से हम समझ रहे हैं डायरेक्ट जो एक्सटेंड हो सके, जिसमें बहुत सारे फीचर जो अडॉप्ट कर सके। कहने का मतलब मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कि जो हमारी सी है वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भी क्या करती है, फीचर्स को अडॉप्ट करती है, और लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भी फीचर्स को अडॉप्ट करती है। तो इस वजह से जो हमारी सी है वो एक्सटेंसिबल है, वो बहुत ही ईजिली नए फीचर्स को अडॉप्ट कर सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम बस इतना ही पढ़ेंगे, फीचर स्ट्रक्चर ऑफ सी, और इसके आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ताकि हम उसे इजीली एक्सप्लेन कर पाएँ, ठीक है। तो आज हमने बस क्या पढ़ा, फीचर ऑफ सी लैंग्वेज पढ़े, और हमने क्या पढ़ा, हिस्ट्री ऑफ सी पढ़ी, ठीक है। और ये जो भी नोट्स हैं आपको वो दे दिए जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आपको ऐसा होता है टेलीग्राम का चैनल का लिंक मिल जाए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर आप डायरेक्टली वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, हमारे नोट्स को, हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी आएगी नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो जो कि स्ट्रक्चर ऑफ सी के ऊपर होगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।